नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज मुझे लगता है और ये विश्वास है कि इंडिया में एक रिजीम चेंज का अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुका है। 3 बार डीप स्टेट के फेलियर के बाद अब ये चौथा अटेम्प्ट है और ये चीज गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए वो शेरों की तरह शिकार करने जाने के पहले एक कदम पीछे हटाती है। तो मुझे लगता है सिचुएशन वही है। आपको पता है कि 3 पहले सिट आउट्स हो चुके हैं, एक रेसलर वाला, सीए वाला और तीसरा जो सबसे बड़ा था फार्मर्स वाला, महीनों तक। जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर डीप स्टेट ने इंडिया के अंदर से कुछ लोगों को उठाया है और कहा बेटा अब तुम अंदर से कुछ करो, बाहर से नहीं हो पा रहा है। और इंडिया की जो जेनजी है, जो बच्चे हैं जिनका अभी माइंड इतना खुला नहीं है, जो समझते नहीं है पॉलिटिक्स को, उनको मिलाओ अपनी तरफ और एक ऐसा टॉपिक लाओ जिसमें कि सब इन्वॉल्व हो। उसके बाद आप टॉपिक्स चेंज करते रहो, लेकिन जो साथ में आपके जुड़े हैं वो जुड़ते रहेंगे। इस और आज की दिन की सिचुएशन यह है कि सौरभ दास और आशुतोष और तीसरा अभिजीत दीपके, ये तीनों मुझको लगता है कि पीएम से और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, ये पार्लियामेंट से भी ऊपर हो गए हैं। सौरभ दास और दीपके आज चैलेंज करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने मेरी बात नहीं मानी तो हम दोबारा से बहुत ही वाइड बड़ा हम आंदोलन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट पे भी अपना उन्होंने लांछन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट में दोस्तों क्या बोला है? यही बोला है कि हम प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करो उन लोगों पे जिन्होंने वायलेंस की है, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने वहां पे किसी तरीके से भी अनलॉफुल एक्टिविटीज की हैं, उन पे आप एक्शन नहीं लो, लेकिन अभी तो केवल आप उन पे एफआईआर जो हुई है उसको इन्वेस्टिगेट करो। यहां पे सौरभ कहते हैं कि ये बात डिस्कस नहीं हुई थी, ये डिस्कस हुआ था कि जितनी भी एफआईआर है हम सब वापस लेंगे गवर्नमेंट। जबकि जो गवर्नमेंट का सेंटेंस था दोस्तों वो ये था कि हम एफआईआर वापस लेंगे, लेकिन पीसफुल जो आपके प्रोटेस्टर्स हैं उनकी। अब ये देखिए जो मैंने फ्रेम में लगाया हुआ है क्लिपिंग, उसमें आप देखिए कि जो लोग हैं और फेस रिकॉग्निशन से पहचाना गया है उनको, कि उसमें जिनके पास मर्डर के चार्जेस हैं वो 101 हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर 63 हैं, रॉबरी 364, रेप 61, पॉस्को वाले भी हैं उसमें 6। अब आप ये बताइए आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट में 229, मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन 35, अब ये पढ़ रहे होंगे। अब ऐसे लोग जिन पे पहले से ही एफआईआर कटी हुई है, आप ये कहते हैं कि इनको जी छोड़ दो क्योंकि ये प्रोटेस्ट में आए हुए थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन पे इन्वेस्टिगेशन ना हो? अगर ऐसा हुआ तब भाई साहब अगली जो प्रोटेस्ट होगी उसमें सब क्रिमिनल ही आएंगे, सब क्रिमिनल आएंगे कि इनके साथ लग जाओ तो भाई साहब हो सकता है पहले के पाप भी धुल जाएं। जबकि कोर्ट ये नहीं बोलता है और ना ही ये सीजेपी भी ये नहीं बोलती है, लेकिन ये वो बोलती है कि जितने आज के इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा है, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है, या तो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, या पुलिस वाले को मारा है, या अंदर चोरियां की है, या वहां पे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज की है, आप उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा क्या? और यही सुप्रीम कोर्ट केवल कह रहा है कि भैया आप ऐसा थोड़ा करेंगे। और दूसरा कोर्ट ने कहा है कि ठीक है इसके जो माइनर्स हैं आप उनको छोड़ दो, और जितनी भी एविडेंसेस है आपके पास अवेलेबल है उसको एक एजेंसी के थ्रू आप वेरिफिकेशन कराओ। हमको आप पे भी विश्वास नहीं है, हमको सीजेपी पे भी विश्वास नहीं है। इसमें क्या गलत बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही छोड़ने लगे लोगों को तो आतंक मच जाएगा दुनिया में। तो एक तो मुझको यह लगता है कि जो चीज बहुत आराम से मान लेनी चाहिए थी सीजेपी को, उसके अगेंस्ट में कह रहे हैं कि हम 2 दिन बाद से स्ट्राइक करेंगे, धरने पे बैठेंगे। मतलब उनकी प्रायोरिटी है धरने पे बैठना। आज ये जो इनके आशुतोष हैं, आशुतोष रंका, वो बैठे थे फार्मर्स के साथ, राकेश टिकैत के साथ, और
क्या बोलते हैं, मैं सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों आपको। ड्यूरिंग द मीटिंग ही सेड दैट द कंट्रीज फार्मर्स, स्टूडेंट्स एंड यूथ would now surround the government from all sides। मतलब कि गवर्नमेंट को चारों तरफ से हम घेर लेंगे। और इसीलिए यही एक रीजन है दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट अभी आज मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हुई, जिन्होंने सुसाइड किया था पेपर लीक के बारे में। और मैं एक्सेप्ट करता हूं ये टॉपिक सही था और सही था और सही था। और इसके ज्यादा जो रिफॉर्म्स होंगे जो गवर्नमेंट ला रही है, मैं कहता हूं ये पहले ही लाने चाहिए थे विदाउट एनी एजिटेशन। लेकिन चलो, बहुत चीजें ऐसी होती है कि जब कोई प्रोटेस्ट होती है तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ चीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देर से आए दुरुस्त आए। और मैं इस पूरे जो अभी तक की इनका प्रोटेस्ट है उसको बूल इन डिस्गाइज बोलता हूं फॉर इंडियन फ्यूचर। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है दोस्तों, इनका मकसद है एनार्की फैलाना हिंदुस्तान में। और उनको यह पता है कि देखिए, जो स्टूडेंट विंग है, जो आपकी एआईएसएफ वाली है, आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की है, ममता दीदी की पार्टी की, और जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका जो स्टूडेंट विंग है और उनके जितने भी पाले हुए गुंडे हैं, वो तो साथ में है ही, वो तो आएंगे ही। उसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व है तो पूरे स्टूडेंट भी आएंगे, तो लाखों आदमी इकट्ठा हो जाएगा भाई। पहले इनको एकजुट होने का कोई साधन नहीं मिल रहा था, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। और अब उनको यह भी पता चल गया कि गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकफुट में जा रही है। उनको यह पता नहीं कि जैसे शेर और चीता जब शिकार करता है ना, तो पहले 2 कदम पीछे करता है, उसके बाद स्ट्राइक करता है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे मोदी जी बैठे हैं, वहां पे अमित शाह बैठे हैं, वहां पे डोवल साहब बैठे हैं। इन तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया को चला दिया, यूएस को चला दिया, चाइना को चला दिया। तो तुम 3 लोग क्या हो? और इसीलिए तुम्हें फंडिंग हो रही है डीप स्टेट की, यूएसए की, इसीलिए फंडिंग हो रही है। और दूसरा रीजन मैं ये मान सकता हूं कि ये ट्रंप का रीजन है, क्योंकि ट्रंप का लेन देन है पाकिस्तान से क्रिप्टो में। तो आसिम मुनीर ने बोला होगा, साहब हमको यहां पे रहने के लिए आप इंडिया में किसी तरीके से कुछ अनार्की फैलवाओ, रिजीम चेंज कराओ, कुछ कराओ, नहीं तो ये इंडिया अटैक कर देगा हमसे। ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी चल रहा है और ये हम पे अटैक कर देगा। इनको आप कहीं डाइवर्ट करो, कहीं और लगाओ इनका दिमाग। ट्रंप ने बोला होगा, हाँ हाँ ठीक है, मैं डीप स्टेट से बात करता हूं, ऐसे करके ना, डीप स्टेट से बात करता हूं। तो उसने क्या किया भाई साहब, डीप स्टेट से बात की होगी, वही आप कराओ। 3-4 अटेम्प्ट हुए, नहीं हुआ, उन्होंने कहा फुल एंड फाइनल करो अब। तो ये इंडिया की गवर्नमेंट को भी पता है कि साहब ये चक्कर चल रहा है हिंदुस्तान में। और इसीलिए गवर्नमेंट पीछे आई कि अभी स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक बार जब इकट्ठे हो गए, मतलब 1 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाए, और वो भी एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पे। आपने ये देखा कि वेस्ट बंगाल में भी हुआ, उसके बाद बिहार में भी हुआ, असम में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, और कहां कहां हुआ? केवल जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां। पंजाब में नहीं हुआ, कर्नाटका में नहीं हुआ, केरला में नहीं हुआ। जहां हुआ वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनको बीजेपी की गवर्नमेंट को अटैक करना होगा। इसीलिए सेंटर से इंडिकेशन गया कि भाई एफआईआर अभी वापस लो, अभी थोड़ा ठंड रखो कुछ दिनों, इनको अपने काम में लगने दो पहले, फिर देखते हैं कि ये बंदे जितने भी हैं, ये दीप के और सौरभ, ये एफसीआरए के अंडर में आते हैं कि नहीं आते हैं, जो कि पता है गवर्नमेंट को कि इनका जो मनी ट्रेल है वो क्या है। इनकी मनी ट्रेल आ चुकी है गवर्नमेंट के पास, लेकिन आज के दिन में इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जेंसी आ जाएंगे और अरेस्ट का रीजन कुछ और बताया जाएगा। तो जस्ट वेट एंड सी, कुछ दिनों या कुछ महीनों में ये चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होगी कि ये पंगा ये केवल नीट स्टूडेंट्स का नहीं था, पेपर लीक का नहीं था। पेपर लीक तो केवल एक छोटा सा बहाना था पूरी अपोजिशन पार्टीज को एक साथ लाने का। कॉमन एक दुश्मन मिला है उनको इस समय
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और इंडिया है और बीजेपी है, उसके अगेंस्ट में जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं सब खड़ी हैं। अपोजिशन पार्टी देख रही है कि यार खुद पार्टी टूट टूट के बीजेपी में मिल रही है, तो हमको एकजुट होना जरूरी होगा। कल को ऐसा ना हो कांग्रेस भी आधी टूट जाए, केवल कांग्रेस ही है जो बची हुई है, अभी तक टूटी नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां टूट गई, ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस तो टूट टूट के उसी ऐसी की तैसी हो गई। तो अब इनको डर लग रहा है सबको कि यार एसपी वाले जो है वो भी आ गए साथ में कांग्रेस के कि यार हमको बचा लो, हम ना टूट जाए कहीं, बीजेपी हमको ले जाएगी, एकजुट हो जाओ। हमारे आदमियों को लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पहले सब बिफर गए थे, किसी की कोई वैल्यू नहीं थी, और ममता दीदी के हारने के बाद तो और खत्म हो गई थी। इसलिए सब अब इकट्ठे हुए हैं कि इकट्ठे में बल है, वैल्यू है, हम कर रहे हैं कुछ। इसलिए अखिलेश यादव पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनकी वाइफ डिंपल पार्लियामेंट में बोलती हैं। क्यों बोलते हैं ये लोग? इसलिए बोलते हैं अपने लोगों को समझाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बीजेपी में मत चले जाना। तो ये है इंडिया की अपोजिशन। और आपको पता है कि इंडिया के 25% पीपल वो तो मोदी के अगेंस्ट है ही है ना। और आपको ये पता है कि एक पार्टी जब इलेक्शन जीतती है तो उसको 37-38% वोट मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करीब 67-68% जो वोट है वो अपोजिशन के पास है, सबको मिला जुला के। तो इंडिया में अगर आप देखें तो आपके करीब 65 से 68% लोग आपके अगेंस्ट हैं। वो इस धरने में आ सकते हैं, आप नहीं कर सकते धरना। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि इससे कैसे निपटा जाए। क्या इंडिया की डेमोक्रेसी जेंजी चलाएंगे? ये दीपके जो आम आदमी पार्टी का मैनेजर था वो चलाएगा देश, या सौरभ चलाएगा जो कि आपको पता है फॉरेन फंडिंग के केस में ऑलरेडी फंसने वाला है, मैं कहूं तो वो चलाएगा देश? क्योंकि यही चला सकते हैं, कांग्रेस के बस का तो है नहीं। कांग्रेस, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि जो सीपीजे है वो आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है, और जो कांग्रेस है वो सी पार्टी हो गई है। थर्ड नंबर पे इंडिया में आती है जो कि नेशनल पार्टी है। आप दोस्तों क्या सोच रहे हैं कि क्या ये डिफिकल्ट टाइम है इंडिया के लिए, या जो ये टिकड़ी है मोदी जी की, अमित शाह जी की और डोवल साहब की, ये संभाल लेगी और इनको भी सब दिखाई दे रहा है कि देश में क्या हो रहा है। और लेकिन क्या अगर कहीं जन समूह आ जाता है तो उसको फिर उससे पार पाना कितना मुश्किल होता है। और यही एक बल है जो कि ऐसा लगता है कि ये तीनों जो बंदर हैं, दीपके जी, आशुतोष जी और सौरभ, ये तीनों अब इनका भी अंत नजदीक आ रहा है। ये आप देख के रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ तो सोच रही होगी। आप अपने राय इसमें जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।